हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉन सीरीज के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मॉर्निंग। इस पार्ट की शुरुआत होती है 1973 के न्यूयॉर्क से, जहां डॉन को भेजा गया था उसके हायर स्टडीज के लिए। काफी खुश थी वो। फाइनली उसे द कटलर्स कोव और लिलियन के निगरानी से आज़ादी मिल रही थी, मगर थोड़ा सा नर्वस भी थी। लाइफ में पहली बार इतने बड़े शहर में कदम रखने जो जा रही थी वो भी अकेले। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे, वो एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। कई सारी बातें चल रही थी उसके दिमाग में। बट लकीली उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहता है। लिलियन ने उसका एडमिशन के साथ साथ उसके रहने के सारे अरेंजमेंट्स भी कर दिया था अपने एक दोस्त एग्नेस के घर। मगर वहाँ डॉन को रूम शेयर करना पड़ता है और एग्नेस उसे बार बार वार्न करती है कि उसके साथ जो लड़की रहने वाली है त्रिशा, वो एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और खुद भी एक टैलेंटेड डांसर है। तो अगर उसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई डॉन के कारण तो डॉन को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। डॉन को काफ़ी अजीब लगता है इस बात से, भला वो किसी को परेशान क्यों करेगी और एग्नेस को ऐसा लगा ही क्यों। इसका जवाब उसे तब मिलता है जब एग्नेस लिलियन की चिट्ठी की जिक्र करती है, जहां उसने डॉन पर काफी सारे झूठे एलिगेशंस लगाए थे। कहा था वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, जहां भी रहती है लोगों को परेशान करती है, तभी तो उसे घर से इतना दूर भेजा गया। इनफैक्ट लिलियन ने तो एग्नेस से डॉन पर नजर रखने के लिए भी कहा था। वो कहाँ जाती है, किसके साथ वक्त बिताती है, सब कुछ नोट डाउन करना था उसे, जिसके लिए एग्नेस एक लिस्ट भी तैयार करती है, जहां डॉन को हर दिन घर से निकलते टाइम और घर लौटने के बाद साइन करना होगा। मतलब इतनी दूर रहकर भी असल में लिलियन के मुट्ठी में ही थी वो। मगर इस सब के बीचों बीच कुछ बहुत अच्छा भी होता है उसके साथ। उसे त्रिशा में अपनी बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। इतने रिच और टैलेंटेड होने के बावजूद कोई एरोगेंस नहीं था उसमें। पहली मुलाकात पे ही वो डॉन को अपना लेती है, एक बहन की तरह प्यार और सपोर्ट करने लगती है उसे, जिसकी डॉन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पिछले कुछ महीनों के एक्सपीरियंस ने उसे इतना बिटर बना दिया था कि उसे लगने लगा था ये रिच लोग सभी एक जैसे होते हैं, खुद से ज्यादा कभी किसी के बारे में सोचते ही नहीं। कंप्लीटली होपलेस बन चुकी थी वो। लेकिन त्रिशा ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी और उसके कारण ही न्यूयॉर्क में आकर डॉन को एक नई शुरुआत मिलती है। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आता है और सेल्फ एस्टीम भी। इसी समय जिमी को भी फॉस्टर केयर से मुक्ति मिल जाती है और वो डॉन से मिलने न्यूयॉर्क आ पहुंचता है। उसे देखकर डॉन तो बहुत खुश हो जाती है। फाइनली दोनों एक साथ रह पाएंगे इस उम्मीद में। मगर जिमी का प्लान कुछ और था। वो डॉन के साथ सेटल करना चाहता था, जिसके लिए उसे पहले खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना था। मगर वो एक फॉस्टर चाइल्ड था जिसने हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, तो उसके लिए न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई भी डिसेंट जॉब मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इसीलिए उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया था और वहीं बताने डॉन से मिलने आया था वो। बस कुछ साल की बात है, उसके बाद दोनों शादी करके घर बसा सकते हैं, तब उन्हें और कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब डॉन इस बात से खुश तो नहीं होती, मगर उसे भी पता था यही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। जिमी सच में उससे प्यार करता है, फिलिप की तरह, सिर्फ उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसके रूह से भी। उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है, मगर वो डॉन पर अपना कोई डिसीजन कुछ सालों की दूरी मंजूर निकलने से पहले जब दोनों एक रात साथ में बिताते हैं, वहाँ डॉन उससे इंटीमेट होना चाहती थी, मगर जिमी नहीं। वो डॉन से कहता है अगर उसके वापस आने के बाद भी डॉन के दिल में उसके लिए प्यार हो, अगर तब भी डॉन उससे शादी करना चाहे, तब वो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले नहीं। इसी में सबकी भलाई है, इससे उनका प्यार और स्ट्रांग होगा। फाइनली डॉन इस बात पर राजी हो जाती है। उस रात अकेले में कुछ वक्त बिताकर जिमी यूरोप के लिए निकल जाता है और इधर डॉन भी निकल पड़ती है अपने रास्ते। मगर उस रात कुछ ज्यादा ही लेट हो गई थी उससे, जिस कारण से एग्नेस से उसे बहुत खरी खोटी सुननी पड़ती है और तभी उसे एहसास होता है ये औरत छुपकर उनकी बातें सुनती है। उसे जिमी के बारे में पता है और उनके अजीब और गरीब रिश्ते के बारे में भी। लिलियन की तरह वो भी हजारों कोशिश करती है डॉन को नीचा दिखाने की, जिमी के साथ उसके रिश्ते को लेकर उसे ह्यूमिलेट करने की, इवन उसे घर से निकाल देने की धमकी भी देती है। मगर डॉन हार नहीं मानती, ना अपसेट होती है। आखिरकार उसे जीने की नई उम्मीद जो मिल चुकी थी। जिमी के एब्सेंस में वो जितना हो सके अपने करियर की तरफ ध्यान देने की डिसाइड करती है और उसी सिलसिले में उससे मुलाकात होती है माइकल सटन की।
वो एक बहुत ही फेमस ब्रॉडवे सिंगर था और इंसेनली हैंडसम भी। बस कुछ ही दिनों के लिए उनके स्कूल में एज अ फैकल्टी ज्वाइन किया था उसने, और उसी दौरान डॉन पर उसकी नज़र पड़ती है। डॉन की आवाज़ और उसके म्यूजिकल नॉलेज से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ था वो। उसने डॉन से प्रॉमिस भी किया था कि एक दिन अपने किसी शो में वो उसे लीड करने का मौका भी देगा। अब इस सब से होता ये कि डॉन भी उसके तरफ खींची चली जाती है। जिमी के प्रति अपने कमिटमेंट को भुलाकर माइकल के जाल में फंस जाती है वो। दुनिया से छुपाकर रेगुलरली उससे मिलने लगती है। इवन त्रिशा को भी नहीं बताती। मे बी कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि वो गलत कर रही है, इसलिए एज द रिजल्ट जो होना था वही होता है। कुछ ही दिनों बाद ही डॉन को एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने पिता की उम्र के एक आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। बहुत डर जाती है बेचारी, अगर माइकल ने इनकार किया तो। मगर ऐसा होता नहीं। उल्टा ये खबर सुनकर माइकल तो खुशी से उछलने लगता है। उसे अश्योर करता है कि वो बहुत जल्द सबके सामने डॉन के साथ उसका रिश्ता ऑफिशियल करने वाला है, तो उसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इवन वो तो डॉन को शादी के लिए भी प्रपोज करता है। इससे डॉन बहुत खुश हो जाती है और फिर से एक बार उसके मीठी मीठी बातों में आ जाती है। उसका झूठ समझ ही नहीं पाती, ना समझ पाती है ये सब माइकल का छलावा है। उसके जैसे इंसान कभी किसी के प्रति कमिटेड नहीं हो सकते। ना वो नोटिस करती है उसके निकलते ही माइकल का फेशियल एक्सप्रेशन कितने तेजी से चेंज हो गया था, बिल्कुल उसके कैरेक्टर की तरह। इवन अगले दिन जब त्रिशा उसे बताती है कि माइकल इंग्लैंड लौट चुका है, तब भी वो यकीन नहीं करती। खुद जाती है उसके घर उससे बात करने, और जब वहां किसी दूसरे आदमी को देखती है तब उसे यकीन होता है कि माइकल कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा खेल खेला है उसके साथ। ऐसे बिट्रेयल के लिए तैयार नहीं थी डॉन। टेंशन में बीच सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है उसका। फॉर्चुनेटली उसे और उसके बच्चे को कुछ होता तो नहीं, मगर इसके बाद वो क्या करेगी ये सोचकर ही उसकी हालत खराब हो जाती है। फाइनली त्रिशा से सारी सच बात बता देती है वो। बस वही तो थी उसकी इकलौती वेल विशर। शुरू से वार्न किया था उसने, बार बार मना किया था माइकल से ज्यादा घुल मिलने से, मगर डॉन ने ही नहीं सुना, जिसका नतीजा अभी उसे भुगतना पड़ रहा है। मगर इसमें त्रिशा चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। उससे पहले ही लिलियन तक खबर पहुंच जाती है और वो आकर डॉन को कहीं और भेज देती है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किसी कटलर को लेकर किसी तरह की कोई स्कैंडल स्प्रेड हो। इससे उनके रेपुटेशन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता था, स्पेशली जब बात एक अनमैरिड लड़की के बारे में हो। इसीलिए ही वो डॉन को शहर से दूर उनके चाइल्डहुड होम दी मेडोज में भेज देती है, जो वर्जीनिया के रूरल एरिया में एक छोटा सा गांव है। लिलियन के दोनों बहनें एमिली और शार्लेट अभी भी रहते हैं वहां। एमिली एक मिडवाइफ है, तो डॉन के प्रेगनेंसी में उसका ख्याल रख सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां। मगर लिलियन के इसी बात पे डॉन को ज्यादा टेंशन होने लगती है। भला लिलियन कब से उसकी फिक्र करने लगी? उसने एक बार भी उसे अबॉर्ट करने के लिए नहीं कहा। वो कितना ही सब कुछ सॉर्टेड दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, डॉन जानती थी उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वो इतना इजीली इस बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो डॉन पहले जाने से मना करती है। उसका सीक्रेट याद दिलाकर लिलियन को फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, मगर इस बार सिचुएशन उसके फेवर में नहीं था। लिलियन डायरेक्टली उसे बता देती है कि अगर वो मेडोज नहीं जाती तो उसे रास्ते पर रहना होगा। वो और उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने वाली। अब इस हालत में तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए डॉन को मानना ही पड़ता है और अगले ही दिन उसे भेज दिया जाता है मेडोज की तरफ। जाने से पहले त्रिशा से और कोई मुलाकात नहीं होती उसकी, इसलिए डॉन उसके नाम एक चिट्ठी छोड़ जाती है इस उम्मीद में कि वो कभी ना कभी उसे ढूंढते हुए जरूर वहां जाएगी। उधर उस रात ही वो मेडोज जा पहुंचती है और देखते हैं ये जगह बस एक खंडर है, अंधेरे से घिरे हुए। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउस में पहुंच चुकी हैं। कहीं एक लाइट भी नहीं जल रही। नॉक करने पर एमिली दरवाजा खोलती है और बिना किसी कर्टिसी के बहुत ही रूडली डॉन को वेलकम करती है, जिसके फर्स्ट इंप्रेशन से ही डॉन समझ जाती है यहाँ उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली। घर बाहर से जितना क्रीपी लग रहा था, अंदर उससे भी ज्यादा डरावना था। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ना कोई फोन कनेक्शन था। लैंप के रोशनी में अंधेरा जैसे और भी घना बन चुका था। एमिली डॉन को एक बहुत ही छोटे से कमरे में ले जाती है और उससे उसके सारे कपड़े छीन लेती है। बदले में देती है एक बहुत ही पुराना ड्रेस,
अभी से डॉन को यही पहनना होगा। साथ में उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना भी नहीं भूलती, ना भूलती है बच्चे को लेकर गंदे गंदे कमेंट्स करना। उसका बर्ताव तो लिलियन से भी ज्यादा सिनिकल था। लेकिन उसका असली रूप तो धीरे धीरे रिवील होता है जब अगले दिन से ही वो डॉन से घर का सारा काम करवाने लगती है, डस्टिंग, मॉपिंग, कपड़े, बर्तन, सब। इस हालत में भी उस पर कोई रहम नहीं करती वो। और तो और पूरा दिन काम करने के बाद उसे बस एक बार ही खाना मिलता था, वो भी बहुत कम। ऊपर से एमिली खाने में ढेर सारे विनेगर भी मिलाती थी, जिससे उसे बिटरनेस का एहसास होता रहे। और फिर शाम होते ही प्रेयर के नाम पे डॉन का ह्यूमिलिएशन, खान के पास चिल्ला चिल्ला कर कहना कि वो पापी है, गुनहगार है और उसे नरक के आग में जलना होगा। इस सब के कारण पागल जैसे हालत हो चुकी थी डॉन की। फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड फील करने लगी थी वो। टेक केयर करने के बहाने एमिली उल्टा उसे और ज्यादा परेशान कर रही थी। तकलीफ होने पर रेस्ट करने का मौका भी नहीं दिया जाता था उसे। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाई नहीं, उल्टा काम का प्रेशर दुगना कर दिया जाता था, क्योंकि एमिली का मानना था वो जितना बिजी रहेगी उतना ही उसके लिए अच्छा है। मगर डॉन से और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो समझ चुकी थी ये लिलियन का प्लान है। वो इसी तरह उसे तरपा कर उसके बच्चे को मरवाना चाहती है, मगर वो ऐसा कैसे होने दे। इसी दौरान उसे एमिली की बहन शार्लेट से भी मुलाकात होती है, जिसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके बातों से पता चलता है वो भी कभी माँ बनी थी, मगर उसके बच्चे का क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। एमिली ने उसे यकीन दिलाई थी कि उसका बच्चा शैतान का बच्चा था, उसके पाप की निशानी थी, इसीलिए ही वो डिसफिगर्ड पैदा हुआ था, जिसका जन्म होते ही मौत हो गई थी। अब ये बात कितना सही है कितना झूठ वो तो नहीं पता, मगर शार्लेट की हालत देखकर डॉन काफी घबरा गई थी। उसे अपनी बच्चे की फिक्र होने लगी थी, तो वो उनके ड्राइवर फिलिप से मदद मांगने की कोशिश करती है। उसे शहर तक ले जाने के लिए कहती है, जिससे वो त्रिशा को कॉल कर पाए, मगर वो भी एमिली के डर से मना कर देता है। तो फाइनली एक रात अकेले ही घर से निकल पड़ती है डॉन, मगर थकान की वजह से ज्यादा दूर चल नहीं पाती। कुछ दूर जाते ही रास्ते पर बेहोश होकर गिर जाती है, एंड एज द रिजल्ट उसे फिर से एमिली के घर ही लौटना पड़ता है। अगले कई महीनों तक फिर से उसी नरक जैसी जिंदगी जीना पड़ता है, जिससे उसे मौत भी बेहतर लगने लगी थी। इवन डिलीवरी के वक्त भी एमिली के टॉन्ट्स बंद नहीं होते। डॉन को दर्द में देख बहुत मजा आ रहा था उसे। वो जितना हो सके उसकी तकलीफ बढ़ा रही थी, जिससे बच्चा स्टिल बॉर्न पैदा हो, मगर ऐसा होता नहीं। डॉन एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका वो नाम रखती है क्रिस्टी, जो दिखने में उसकी तरह ही खूबसूरत थी। मगर एमिली उसी रात डॉन से क्रिस्टी को छीन लेती है और अगले दिन ही उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका बच्चा मर चुका है। डॉन बिल्कुल श्योर थी ये झूठ है, मगर वो एमिली को कन्फ्रंट करने की हालत में नहीं थी। डिलीवरी के बाद अगले कुछ दिनों तक उसे लगातार सिडेट किया जा रहा था, जिससे ऑलमोस्ट पूरा दिन ही वो सोती रहे। फाइनली एक दिन जिमी आकर उसे रेस्क्यू करता है। एक्चुअली डॉन ने त्रिशा के लिए जो नोट छोड़ा था, उससे त्रिशा को मेडोज के बारे में पता चला था, और जिमी के लौटते ही उसने जिमी को इन्फॉर्म कर दिया। मेडोज में आकर जिमी ने डॉन को तो बचा लिया था, मगर उसकी बेटी क्रिस्टी तब भी लापता थी। एमिली को फोर्स करने पर वो इतना बताती है कि डॉन के यहाँ आने से पहले ही लिलियन ने बच्चे के लिए सारा अरेंजमेंट्स कर रखा था, जैसे उसने कभी डॉन के लिए किया था। उसे इतना पता है कि क्रिस्टी कहीं सेफ प्लेस में है, मगर कहाँ वो उसे नहीं पता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिलीवर करने तक ही थी, बाकी का सिर्फ लिलियन को ही पता है। तो डॉन उसी से पूछने की डिसाइड करती है। जिमी के साथ जा पहुंचती है कटलर्स कोव में, मगर पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका था। वहां जाकर उसे पता चलता है लिलियन की तबीयत बहुत खराब है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन डॉन को अपने सवाल का जवाब चाहिए था, जिसके लिए वो उस हालत में भी लिलियन को प्रेशराइज करती है। मगर लिलियन भी कम जिद्दी नहीं थी। उसने जैसे कसम खाई थी डॉन को परेशान करने की, जो वो आखिरी दम तक करती है। उसे कुछ बताए बिना ही मौत को गले लगा लेती है वो। इधर डॉन पड़ जाती है बहुत बड़े मुश्किल में। अब वो कहाँ ढूंढे अपने बच्चे को। वो अपने माँ से पूछने की डिसाइड करती है, मगर जिसने कभी अपने बेटी की तलाश नहीं करी, उसे अपनी पोती से क्या मतलब। उल्टा वो डॉन से कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, सब कुछ भुलाकर उसे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उसका बच्चा नहीं रहा ये तो अच्छी बात है ना, अगर होता तो उसे कोई रिच लड़का कैसे मिलता शादी के लिए। डॉन उनसे और कुछ नहीं पूछती, आखिर उनसे उम्मीद भी नहीं थी उसे।
वो डायरेक्टली जाकर बात करती है लिलियन के असिस्टेंट एंड लॉयर से, जो उसके मैक्सिमम काम काज संभालते थे। फाइनली उससे डॉन को सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसे ये भी पता चलता है कि क्रिस्टी को जिस कपल को दिया गया है वो लोग बहुत भले इंसान हैं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस बच्चे को फोर्सफुली उसके माँ से अलग किया गया है। अगर पता होता तो वो लोग कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये डॉन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। वो उसी वक्त अपने बच्चे के पास जाना चाहती थी, मगर लिलियन का लॉयर उसे रोकते हैं। कहते हैं लिलियन की विल रीडिंग के वक्त सबको यहाँ रहना होगा, स्पेशली उसे, भले ही डॉन को कोई इंटरेस्ट हो या ना हो। आखिर कटलर्स कोव की फ्यूचर डिसाइड होने वाली है और वो भी तो एक कटलर है ना, इसी परिवार का हिस्सा है। अब डॉन को सच में ही इस परिवार से और इस परिवार के पैसों से कोई मतलब नहीं था, मगर उस लॉयर के बातों में कुछ तो था जिससे वो रुक जाती है। और विल को पढ़ते ही जो बात सामने आती है उससे उसकी किस्मत ही पलट जाती है। उसे अपने बारे में एक और राज पता चलता है, अपने पिता के बारे में जानने मिलती है उसे, और ये भी समझ पाती है कि क्यों लॉरा से 1000 बार पूछने के बावजूद उसने कभी उसका जवाब नहीं दिया। कैसे दे दी? डॉन के पिता असल में विलियम कटलर जो थे। विलियम कटलर मतलब कटलर्स कोव के मालिक, लिलियन के पति और लॉरा के ससुर। डॉन उनके और लॉरा की इलेजिटिमेट चाइल्ड है और यही असली वजह है लिलियन के उसके प्रति नफरत का। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जो पता चलता है उससे तो सभी डॉन से नफरत करने लग जाते हैं। पता चलता है विलियम ने अपना 60% शेयर डॉन के नाम कर रखा है, बाकी 40% लिलियन के नाम। इसका मतलब ये 40% जिसे भी मिले, इस कोव की मालकिन हमेशा डॉन ही रहेगी। इससे सबसे ज्यादा झटका लगता है लॉरा और क्लैरा को। लॉरा को यही लगा था कि विलियम अपना सब कुछ उसके नाम कर देंगे, इसी लालच में तो उसने उसे सिड्यूस किया था। दूसरी तरफ क्लारा ये बात हजम ही नहीं कर पा रही थी कि सब कुछ डॉन को मिला है, एक आउटसाइडर को जिसे इस सब की वैल्यू ही नहीं पता। ये तो नाइंसाफी है ना। डॉन को सच में इस सब की परवाह नहीं थी। हाँ, उसे अपने पेरेंट के बारे में जानना था जो उसने जान लिया था, एंड दैट्स इनफ फॉर हर। अभी उसे फिक्र थी तो बस अपने बच्चे की और जिमी की। बस वही उसके अपने थे जिसके साथ वो एक सिक्योर्ड फ्यूचर क्रिएट करना चाहती थी, शांति से जीना चाहती थी उनके साथ। मगर क्या क्लैरा के रहते ये पॉसिबल होगा? शायद नहीं। उसकी नफरत अभी दुगनी हो चुकी थी। उससे उसका सब कुछ छीन लिया था डॉन ने, इवन उसका वजूद भी। इसकी कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी ना। जब तक अपने जेलसी के आग में उसकी जिंदगी जलाकर राख न कर दे वो, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगी। बदला तो वो लेकर रहेगी। क्या करेगी वो हमें पता चलेगा अगले पार्ट्स में। दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। मैं जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।